हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम अपने जीके जीएस की सीरीज को कर रहे थे, तो हम अपने आज के जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द एशियन गेम्स 2030। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि एशियन गेम्स 2030 का जो है उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। तो देखो आंसर हमारा हो जाएगा कतर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कतर। दोहा कतर में ही इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर मैं जैसे मैं बात करूँ ना एशियन गेम्स की, तो जो एशियन गेम्स है ना, ये बिगेस्ट, ये एशिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ बिगेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। ठीक है, क्योंकि ये एशिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन है, तो इसलिए कई बार ना इसको एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ एशियाड। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं हम एशियन गेम्स की। तो देखो जो एशियन गेम्स होता है ना, वो 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और मतलब अगर मैं सीधा कहूँ ना, तो इसको 4 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कुछ मैं इसके टाइम पीरियड की मैं बात करूँ, तो अभी 2030 की बात चल रही है। इसमें हमारे क्वेश्चन में जो टारगेट पूछा गया 2030 में कौन इसको होस्ट करने वाला है, तो इसको 2030 में होस्ट करने वाला है दोहा, कतर। ठीक है, अब देखो इसको हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो हम अगर अभी ये 2030 का हमने पढ़ा है यहाँ पे, तो इससे पहले कब हुआ होगा? ये हुआ होगा 2026 में। ठीक है, और 2026 से पहले कब हुआ होगा? तो हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 22, 23, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2022 में। और 2022 से पहले हो जाएगा हमारा ये 2018 में। अब देखो मैं यहाँ पे ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। देखो हमने 2030 का देख लिया, ये दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा। 2026 का कहाँ पर होस्ट किया गया है भैया? तो देखो 2026 का ना नगोया जापान में, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ नगोया जापान। ठीक है, यहाँ पर लिखने लिखने में नहीं बन रहा है। तो 2026 का नगोया जापान में होगा, मैं बोल देती हूँ। और 2022 का जो था ना, वो चाइना के होंगजोउ में हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही से लिख के बता दूं, या सीक्वेंस वाइज लिख के बता दूं मैं आपको। 2018 का जो मैं आपको बता रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये 2018 का, एक मिनट मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। 2018 का हो गया, फिर उसके बाद 2022 का हो गया, 2026 का हो गया, फिर 2030 का हो गया। ठीक है, अब देखो जो 2018 का है ना, इसका जो आयोजन हुआ था वो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, 2022 का ये नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से इसको रोक दिया गया था और इसको कराया गया था 2023 में। तो कभी भी आप अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एशियन गेम से रिलेटेड, तो वहां पे अगर ऑप्शन 2022 का है तो 22 लगाएंगे, 22 नहीं है तो 23 लगाएंगे। मोस्ट ऑफ केस में चांसेस ये है कि आपको 2023 ही देगा, क्योंकि 2022 में एशियन गेम्स नहीं करवाए गए थे कोविड की वजह से। ठीक है, तो 2023 को आप टारगेट रख के चलेंगे। बट आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि 2023 से फिर हमने 4 साल ऐड कर लिया तो वो 2027 पे आ गया, ऐसा नहीं है। 2022 वाला 2023 में हुआ है, और उसके बाद 2026 में। तो देखो 2022 वाला कहाँ पर हुआ था ये? तो ये होंगजोउ शहर है चाइना का एक, वहां पर हुआ था। ठीक है, और 2026 का ये हुआ है जापान के नगोया में। यहाँ जापान लिख देती हूँ मैं क्योंकि स्पेस नहीं है। और 2030 का होने वाला है कतर, दोहा में। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखेंगे। और इसके साथ साथ आप एडिशन भी याद रखिए, क्योंकि एडिशन भी कई बार पूछा जाता है एशियन गेम्स को लेकर। तो देखो मैं इधर लिख देती हूँ कहीं पे, जिससे कि आपको इजी रहे। 2018 वाला ना ये 18th एडिशन था। 2022 वाला जो कि 2023 में कराया गया, ये 19th था। और 2026 वाला ये था हमारा 20th। ठीक है, और 2030 वाला है ये हमारा 21st एडिशन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सॉरी, कि 18th एडिशन कौन सा था 2018 वाला, 19th कौन सा था, 20th कौन सा था, 21st कौन सा था। ये सारे याद रखेंगे, कहाँ पर आयोजन किया गया ये याद रखेंगे। और इस जो एशियन गेम्स है हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946 एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हॉल विच इज नाउ नाउ नॉन एज। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है ना, यानी कि जो ये है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट्री हाउस। पहले तो मैं बता दूं आंसर इसका ये वन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, इसको ही अब बोला जाता है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, यानी कि संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ठीक है, तो यहीं पे देखो बैठक हुई थी। अब ये बैठक कब कब हुई थी, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये बैठक हुई थी आपके ये 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, देन 13 दिसंबर। ठीक है, कब, 1946 में। यहाँ लिख देती हूँ मैं 1946। ये वैसे थोड़ा 1996 लग रहा है देखने में, 1946 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। अब यहाँ पर क्या हुआ था, इस तीनों डेट में सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यहाँ पे एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, आंसर वैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन का बता दिया कि इसका नाम अब ये है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। बाकी जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ ना, ये 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, तो यहाँ पर पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 13 दिसंबर को ही ना हमारे जो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ये उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है, और जनवरी में ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित भी हो गया था। ठीक है, तो ये 13 दिसंबर वाली डेट याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये याद रखेंगे कि हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और एक स्थायी अध्यक्ष बन गए थे जो कि परमानेंट होते हैं, ये थे हमारे हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ आप ये सारे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखो इसका जो हेडक्वार्टर है ये ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मैं बात करूँ ना, तो पहले इसको जाना जाता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से। बाद में इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। 2019 से इसको ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, करंट से क्या रिलेट करें, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2023 में और प्लस 2024 का, 2023 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, वो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। और 2024 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो तमिलनाडु में आयोजित किया गया। तो दोनों याद रखेंगे, 2023 वाला भी और 2024 वाला भी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ डैश। देखो राइस कल्टीवेशन ये कौन से हड़प्पन साइट से एसोसिएटेड है, मतलब जो राइस कल्टीवेशन है ये कहाँ पाया गया है, तो देखो ये पाया गया है हमारा ये लोथल में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोथल करेक्ट आंसर है। लोथल ये वैसे है कहाँ पर, तो ये है गुजरात में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये साइट पूछ लिया जाता है कि ये हड़प्पा साइट कौन सी स्टेट में है, कहाँ पर है, ऐसी चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है ना हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, दयाराम साहनी ने कब, 1921 में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप वो भी याद रखेंगे। देखो हड़प्पा सभ्यता तो हमने पढ़ लिया, दयाराम साहनी ने कब, 1921 में। इससे मिलता जुलता एक मोहनजोदारो, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, कब, 1922 में। देखो याद रखना इजी है, पहले 1921 है उसके बाद 1922 है, ये दोनों याद रखेंगे, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा मोहनजोदारो है ना, ये मोहनजोदारो ये हमारा पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में, यहाँ लिखने में तो बनता नहीं है, बट जो भी होता है मैं आपको वैसे बोल के बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज वंदे मातरम सेंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखो बात हो रही है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया था। तो देखो जो हमारा ये जो वंदे मातरम है फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था 1896 वाला। और 1896 वाला ये जो
सेशन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में हुआ था। और इस समय यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो थे एम रहीमतुल्ला। रहीमतुल्ला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा देखो, यहाँ पे देखो बात हो रही है ना वंदे मातरम की। तो जो वंदे मातरम है ना, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और इसे ना आनंद मठ से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। आनंद मठ से इसको लिया गया है। और हमारे संविधान सभा ने इसे, ये कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल में मैं आपको बता रही हूँ, आप ये सारे याद रख सकते हैं। और अगर आप ये सेशन को अच्छे से देख रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखो 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम और प्लस राष्ट्रीय गान जनगण मन, ठीक है। देखो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इन दोनों को ही ना संविधान सभा ने अपनाया था, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट। देखो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ना, ये है हमारा फ्रांस पेरिस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और वैसे तो इस क्वेश्चन में और कुछ अच्छा, हम यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं ना। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, मैं ऐसे बता दूं यूनाइटेड, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगी हमारे यूनेस्को की फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ डैश। देखो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ना फर्स्ट सेशन ये कहाँ पर हुआ था। ये 18 देखो, पहले तो मैं ये बता दूं आईएनसी, ठीक है। आईएनसी ये बना कब था? तो ये बना था 1885 में ही, ठीक है। तो इसका जो पहला सेशन हुआ था ना, ये कब हुआ था? सॉरी, ये हुआ तो था 1885 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा है 1896, तो उसमें ये पूछा गया था कि वंदे मातरम कौन से सेशन में फर्स्ट टाइम गाया गया था, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कौन से सिटी में हेल्ड हुआ था ये, ठीक है। तो ये बॉम्बे में हुआ था 1885 में, और आईएनसी 1885 में बना था। और देखो आईएनसी ये जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इसकी स्थापना है ये की थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना। ए ओ ह्यूम क्या है? ये एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन था ना, तो फर्स्ट सेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे ये हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ लिख दूं मैं, व्योमेश चंद बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मैं कहूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी याद कर लें। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। देखो इंडिया का लास्ट मुगल एम्पायर, लास्ट जो अंतिम मुगल जो सम्राट था वो कौन था? तो देखो ये था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कह सकते हैं, या फिर बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं, सेकंड, है ना, ऐसे करके ये हम कह सकते हैं। तो देखो हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी करा रखा है, जो मुगल सम्राट है उसको याद रखने की ट्रिक मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाहू अज शाह। अगर आपने मेरी कोई पुरानी वीडियो देखी है ना, तो मैंने आपको उसमें बता रखा है, ठीक है। अब देखो जो मुगल जो ये सारे मुगल थे कैसे थे ये मैं बता देती हूँ। ये था पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर क्रम में ही है ये, तो आप इसको ऐसे एज इट इज याद रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। उसके बाद मुगलों का अंत हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, बहादुर शाह जफर से रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दूं आपको।
पहला तो देखो हमने यही पढ़ लिया कि ये अंतिम मुगल सम्राट थे, ये क्वेश्चन में ही है, ठीक है। दूसरा आप ये याद रखिए ना कि ये दिल्ली के राजा कहा जाता था इनको, दिल्ली के राजा, मतलब दिल्ली का राजा ऐसे बोल सकते हैं, दिल्ली का राजा इसको कहा जाता था। और हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। कहाँ पर? रंगून में। इंडिया में नहीं मरे हैं ये, रंगून में मरे थे। रंगून कहाँ है? ये है म्यांमार में, रंगून, या फिर कई बार इसको यंगून भी कहा जाता है। तो ये म्यांमार में स्थित है। ये याद रखना जरूरी है कि दिल्ली का राजा इनको कहा जाता था, और रंगून में यानी कि म्यांमार में ही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो हमारे इंडिया में नहीं हुई थी, इतना सिर्फ आपको याद रखना है। और ये अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज बिटवीन डैश। देखो पानीपत की पहली लड़ाई ये किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी हमारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कब हुई थी? तो ये हुआ था 1526 में। जीता कौन और हारा कौन? तो देखो बाबर ये जीत गया था तो मैंने इस पे टिक लगा दिया, और इब्राहिम लोदी ये हार गया था तो मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया। आप इसे समझ जाइए, ठीक है। तो देखो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और जब वो जीत गया था ना बाबर, तो इसने ना, इसने लोधी वंश वंश मतलब सॉरी, तो इसने क्या किया था कि मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, क्योंकि ये जीत चुका था, ठीक है। अब देखो याद रखने वाली बात है, सेकंड कब हुआ पानीपत की लड़ाई और थर्ड कब हुआ, ठीक है। तो अब देखो सेकंड हुआ था 1556 में, और थर्ड हुआ था पानीपत का जो ये है, ये हुआ था 1761 में। याद रखने वाली बात क्या है, 1556 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? मैं छोटा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। या फिर आप, मैं बोल देती हूँ ना, आप थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं बनना लिखने में। देखो सेकंड थर्ड, फर्स्ट तो मैंने बता दिया। सेकंड जो हुआ था ना वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें कि अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था, ठीक है। हुआ कब था? ये 1556 में। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली इसमें ये जीत गया था, ठीक है। और ये मराठा हार गया था। कब हुआ था? ये 1761 में हुआ था। तो वैसे पानीपत का जो तीनों युद्ध है ना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 यानी कि 1761 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। अच्छा देखो ये क्वेश्चन मैंने तुरंत अभी आपको पीछे कराया है, ठीक है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ना एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं यहाँ पे ट्रिक आपको लिख के दे देती हूँ अभी, हालांकि मैंने पहले भी लिखा है। मैं लिख देती हूँ बाहू अंशाओ। इसका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आपको एक, थर्ड एंड फर्स्ट दोनों में से एक आंसर है। अब आपको देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बताना है कि थर्ड आंसर है कि फर्स्ट आंसर है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में 1 और 2 3 या जो भी इनमें से आंसर है आप वो मुझे लिख के बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू whom औरंगजेब bestowed upon the title of साहिबात उस जमानी। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि जो औरंगजेब है उसने साहिबात उस जमानी की उपाधि किसे दी थी। तो देखो इसने ये दी थी जहान आरा को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जहान आरा को इसने साहिबात उस जमानी की उपाधि दी थी। कब दी थी? मरने के बाद, मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद दी थी। और वैसे ये थी कौन? जहान आरा। तो ये इसकी ना बड़ी बहन थी, जहान आरा, बड़ी बहन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बड़ी बहन जहान आरा को इसने साहिबात उस जमाने की उपाधि दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन द ईयर। देखो तराइन का जो पहला युद्ध है वो कब हुआ था? तो देखो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो था 1191 में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो हुआ किसके बीच में था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ क्रॉस लगा दूं क्योंकि ये हार गया था और ये जीत गया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी जो संविधान सभा का एडवाइजर सलाहकार कौन था, तो देखो संविधान सभा का सलाहकार था ये बी एन राव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। अच्छा यहाँ पे संविधान सभा की बात हो रही है ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। संविधान सभा की ना टोटल 166 बैठक हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 166 बैठक हुई थी और संविधान सभा में महिलाओं फीमेल्स की संख्या टोटल 15 थी, ठीक है। ये पिछले साल सीजीएल के कई शिफ्ट में पूछा गया है कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी। हम क्या करते हैं, हम सारी बड़ी बड़ी चीजें याद कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या टोटल महिलाएं कितनी थी, तो ये 15 महिलाएं थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विटनेस द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। देखो बात यहाँ पे हो रही है ग्रीन रिवॉल्यूशन की, और कौन सा क्रॉप है जो जिसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ था। तो देखो देखा जाए ना, तो व्हीट एंड राइस दोनों का ही प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ था। बट यहाँ पे बात हो रही है कि कोई एक हमें क्रॉप बताना है कि जिसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ था, तो वो था व्हीट। राइस को मार्क नहीं करेंगे, हालांकि ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बट अभी हम यहाँ पे व्हीट को मार्क करेंगे, ठीक है। तो व्हीट का क्रॉप सबसे ज्यादा था यहाँ पर, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये है MS स्वामीनाथन, ठीक है, जिसका जिनका कि अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये इनका निधन अभी 2023 में ही सितंबर में हुआ है, ठीक है। और हालांकि 2024 में इनको भारत रत्न देने की भी बात की गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है करंट से रिलेट करके कि अभी हाल फिलहाल में इनकी डेथ हुई है और इनको अभी भारत रत्न इनको मरने के बाद दिया जा रहा है, ठीक है। और अच्छा एक क्वेश्चन आप मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो भी अवार्ड मरने के बाद दिया जाता है ना, उसको बोला जाता है पोस्थुमस, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो वर्ड है ना ये आते ही आते हैं एग्जाम में, पोस्थुमस, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो मरने के बाद अवार्ड दिया जाता है। और अच्छा यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन में ना हम एक यहाँ पे एक तरह का सीड था यहाँ पे HYV सीड करके, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या था, ये था हाई यील्डिंग वेराइटी। तो इसका पहली बार इस बीज को इस सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम ऑफ रेगुर सॉइल। जो रेगुर सॉइल है, जो रेगुर मिट्टी है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको देखो काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तीन नाम याद रखेंगे, काली मिट्टी, रेगुर सॉइल, पहला ये याद रखेंगे, दूसरा ये याद रखेंगे, तीसरा इसको बोलते हैं कपासी मिट्टी, ठीक है। कपासी मिट्टी, ये तीनों नाम याद रखेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल, कपासी मिट्टी, ये सब आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज secreted into blood and which controls the रेट ऑफ हार्ट बीट इज। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि हमारी बॉडी में ना एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड में स्त्रावित होता है, और ये क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को ना कंट्रोल करता है। तो ये कौन सा हार्मोन है जो ऐसा ये काम करता है, जो इन सब फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो देखो ये जो हार्मोन है ना, ये है एड्रेनलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना, अ, ये एड्रेनल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलता है ये एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और देखो कई बार क्या होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो उस टाइम में ना हमारी बॉडी में ये एड्रेनलिन हार्मोन ही काम कर रहा होता है। जैसे कभी एकदम से तनाव में हो जाना, दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, तो उस टाइम में क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन ही हमारी बॉडी में ये सारे रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि इस हार्मोन को ना फाइट या फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द मोस्ट अवार्डेड फीमेल आर्टिस्ट इन द ग्रेमी अवार्ड हिस्ट्री। तो देखो ग्रेमी अवार्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट फीमेल ऐसी फीमेल आर्टिस्ट कौन बन गई जिसको सबसे ज्यादा ये अवार्ड मिला है, ग्रेमी अवार्ड। तो ये देखो इसका जो आंसर है ये हो जाएगी बियॉन्स, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। और ग्रेमी अवार्ड की बात करूँ तो मैं
इसे म्यूजिक इंडस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनको ही मिला है ये ग्रेमी अवार्ड। ये एक तरह से हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो, अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है एजीआई की। ठीक है, तो ये हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है हमारा आर्टिकल 76 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कि कहा जाता है महान्यायवादी हिंदी में। ठीक है, और क्या होता है ये एजीआई महान्यायवादी? तो देखो, ये ना भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और ये क्या करता है, सभी कानूनी मामलों पर जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको एडवाइस देता है, उसको सलाह देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा आर्टिकल 76 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। देखो, ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका कि सिंबल ये होता है ना, तो ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, ये एक इसका एक मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारा जो फूड का जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर हमारे डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है। तो ये एक्स्ट्रा में आप ये याद रखेंगे। और बाकी हमारे जो ह्यूमन स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता ही है। और एक काम ये और करता है, जो भी हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो भी हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी मारता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस्टिवल बाली यात्रा दैट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो, बाली यात्रा कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा से रिलेटेड एक और चीजें में क्या चीजें में अगर मैं बताऊं, तो ये है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ये याद रखिए। और यहाँ लिख दूं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। और अच्छा, एक फेस्टिवल और भी है, नुआ खाई। जब नई नई फसल आती है ना, तो उसे नुआ खाई बोला जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में ये सारे याद रखेंगे आप। एक से देखो, यहाँ पे एक बाली तृतीया, इससे आपने तीन तीन याद किया, जगन्नाथपुरी, नुआ खाई, ये सारा याद किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरी सीरीज कैसी लगती है, या मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, या फिर इसमें कुछ कमी है या कुछ इंक्लूड करने की जरूरत है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।